गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO के बारे में। CRO बच्चों आपने लैब में देखा होगा। लैब में आपने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ऐसा कुछ दिखता है, ये देखा होगा। अब ये ऑसिलोस्कोप से काम क्या होता है बच्चों? जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, इससे हम कोई भी सिग्नल जैसे हमारे घर में 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज आता है, 50 हर्ट्ज आता है सप्लाई। तो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज दिखता कैसा है, वो कैसा शेप दिखेगा, उसका टाइम के साथ, समय के साथ वो कैसे बदल रहा है, उसकी शेप क्या है। तो अगर किसी सिग्नल की शेप हमें देखनी होती है तो हम उस सिग्नल को किसी चैनल में, इसमें कई चैनल होते हैं, चैनल 1 चैनल 2 अलग अलग टाइप के आते हैं CRO। तो बेसिक में एक चैनल होगा, तो एक चैनल में हम उसका इनपुट का एक पॉइंट कनेक्ट कर देंगे एक प्रोब में और एक कॉमन में कनेक्ट कर देंगे, तो हमें देखने को मिल जाएगा कि जो हमारा इनपुट है वो साइनोसॉइडल AC वेव है और जिसकी RMS वैल्यू 230 वोल्ट है। अगर इसकी पीक टू पीक वैल्यू तो 230√2, 230√2 315 के आसपास आएगा आपका। ये पीक टू पीक वैल्यू मिल जाती है, पीक वैल्यू मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो शेप आपको देखने के में कुछ ऐसा आएगा, साइनोसॉइडल पीक टू पीक। ठीक है, CRO एक अति उपयोगी यंत्र है। CRO एक अति उपयोगी यंत्र है। इसका उपयोग अधिकतर सभी वैद्युत या इलेक्ट्रिकल परिपथ के परीक्षण में किया जाता है। इसके द्वारा वोल्टेज, धारा, समय, आवृत्ति तथा कला का लगभग सीधा मापन होता है। अब देखेंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी का पता लगाने के लिए लीसा जोस फिगर होते हैं। लीसा जोस फिगर से हम फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक हॉरिजॉन्टल में दे देंगे, एक वर्टिकल में दे देंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेटों के मध्य जब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल ये क्या कहना हम चाह रहे हैं, पर अभी आप ओवरव्यू के लिए जान लीजिए। हॉरिजॉन्टल प्लेटों के मध्य एक साइन वेव दे देंगे, एक वर्टिकल प्लेटों के मध्य साइन वेव दे देंगे, और अगर इसका फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है तो ये अलग अलग हमारी शेप्स बन जाएंगी। शेप्स में किस टाइप की, या तो स्क्वायर सर्कल बनेगा, या तो डम्बल्ड बनेगा, या तो 3 डम्बल्ड बनेगा, या तो 4 डम्बल्ड बनेगा। अलग अलग शेप से हम पता लगा लेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितने टाइम से, जो x एक्सेस में दिया गया सिग्नल है उससे y एक्सेस में जो दिया गया सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितने टाइम है। जो इसको बोलते हैं बच्चों लीसा जोस फिगर, इसको बोलते हैं लीसा जोस फिगर। ठीक है बच्चों, ये रहा CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, तो अब इसका हम एक एक करके पॉइंट्स चेक करेंगे। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक अति उपयोगी, ये हो गया कला मापन के लिए। हाँ, अब कला मापन के लिए बच्चों कैसे, फेज डिफरेंस मेजरमेंट के लिए है। जैसे टाइम पीरियड, टाइम डिफरेंस में हमारी एक साइन वेव आ गई, अब कुछ समय बाद ये दूसरी साइन वेव आ गई है टाइम डिफरेंस में। इसमें हमारा फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है, फाई का फेज डिफरेंस है। ये फेज डिफरेंस टाइम के साथ हम मेजर कर लेते हैं। ये
ये फेज डिफरेंस फाई मेजर कर लेते हैं टाइम के साथ। ओमेगा टी इज इक्वल टू जितना है, मान लीजिए 60 डिग्री है और ओमेगा हमें पता है, तो हम पता लगा लेंगे कितने टाइम से या कितने फेज से ये लैग कर रहा है सिग्नल, क्योंकि आपका पूरा सिग्नल आपका सीआरओ में जनरेट हो जाएगा। चैनल 1 में आपने दिया एक, दूसरा चैनल 2 में दे दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारा फेज, सीधा फेज मापन में। मूल रूप से सीआरओ पर्दे पर एसी वोल्टेज की तरंग आकृति बनाता है, जिससे परिपथ में होने वाली क्रियाओं के बारे में सरलता से मालूम किया जाता है। शेप अगर आपको वेव फॉर्म का पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा सर्किट में क्या हो रहा है। जैसे कि अगर साइन वेव आपका है, अगर लैग कर रहा है वोल्टेज आपकी करंट से, तो फिर क्या है, आपका लोड क्या है, इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड है। अगर हमारा वोल्टेज हमारा करंट से लीड कर रहा है, करंट हमारी वोल्टेज से लीड कर रही है, तो हमारा कैपेसिटिव या लैगिंग लोड है, कैपेसिटिव लोड है। मूल रूप से सीआरओ पर्दे पर एसी वोल्टेज की तरंग आकृति बनाता है, जिससे परिपथ में होने वाली क्रियाओं के बारे में सरलता से मालूम किया जाता है। परिपथ में होने वाली क्रियाओं को वोल्टेज में परिवर्तन करके सीआरओ पर देखा जा सकता है। सीआरओ का वास्तविक रूप चित्र में दिखाया गया है। सीआरओ प्रयोगशाला का अति आवश्यक यंत्र है, जैसा कि बच्चों आपको बताया गया था। ये है सिंपल सीआरओ। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में बच्चों देखिए, ये होती है ट्यूब। ये एक ट्यूब रहती है, ट्यूब में पिंस रहती हैं। ये पिंस अंदर कनेक्टेड हैं हमारे कंपोनेंट से। ठीक है बच्चों, ये हमारा हीटर है अंदर। हीटर का सबसे पहले बच्चों काम क्या रहता है? हीटर का काम रहता है कि जो हमारा कैथोड लगा है, इस कैथोड को हीट करना, कैथोड को हीट करना, कैथोड को गर्म करना। कैथोड गर्म होगा तो क्या होगा, इससे एमिशन होगा, एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। इसके लिए ये कैथोड लगाया हुआ है। हीटर हीट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। आगे लगा है ग्रिड। ग्रिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा, मतलब दिशा देगा। ग्रिड दिशा देगा, इलेक्ट्रॉन को दिशा देगा आगे बढ़ने के लिए। फिर उसके बाद है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। कैथोड इधर लगा दिया, एनोड इधर लगा दिया। अब इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड की तरफ गति करेंगे। एनोड क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। फोकसिंग एनोड देखेंगे। अगर ये फोकसिंग एनोड हम नहीं लगाएंगे सीआरओ में तो क्या होगा बच्चों, तो ये जो हमारी बीम जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन की बीम टकराएगी हमारी ट्यूब से, ट्यूब में जो फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा हुआ है, फास्फर स्क्रीन लगी हुई है, उससे टकराएगी तो इल्यूमिनेट करेगी, जलेगी। ठीक है बच्चों, जब जलेगी तो फिर ये हमारा इल्यूमिनेट करेगी। तो अगर फोकसिंग डायोड, ये फोकसिंग एनोड नहीं लगाएंगे तो हम ये बीम हो सकता है कभी बहुत ब्लर हो जाए, मतलब कि आपको शार्प ना दिखे। तो इसको फोकसिंग एनोड को कंट्रोल करके, डायोड नहीं, एनोड को कंट्रोल करके हम बीम की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करते हैं, फोकसिंग एनोड को कंट्रोल करके। ठीक है बच्चों, ये अगला है एक्सेलरेटिंग एनोड। दो बार है, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड और एक्सेलरेटिंग एनोड। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को
एक्सेलरेट करने के काम आता है। ये इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट हो जाएंगे उसमें आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब ये हिट करेंगे हमारी फास्फर स्क्रीन को, जब हिट करेंगे फास्फर स्क्रीन को, तो ये काइनेटिक एनर्जी को इल्यूमिनेशन या विजिबल लाइट एनर्जी में चेंज करेंगे और हमें फास्फर स्क्रीन पे बीम दिखेगी। फास्फर स्क्रीन पे बीम दिखेगी इलेक्ट्रॉन की। ये है एक्सेलरेटिंग एनोड। उसके बाद है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। देखिए ये दोनों प्लेट हमारी वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ये दोनों मेन प्लेट्स हैं जिसमें कि हम सिग्नल कनेक्ट करेंगे। जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है नॉर्मल, इसमें स्वीप सिग्नल देते हैं हम लोग। स्वीप सिग्नल क्या है? स्वीप सिग्नल बेसिकली बच्चों टाइम का सिग्नल रहता है। टाइम की आपका एक एक्स एक्सेस में हमारा रिफरेंस क्या है? टाइम है। उसमें हम एक फ्रीक्वेंसी का मान लीजिए एफ फ्रीक्वेंसी, जो हमारा सिग्नल है, जो हमारी सिग्नल फ्रीक्वेंसी है उससे कहीं ज्यादा फ्रीक्वेंसी का, उससे कम कर देंगे तो हमारा सिग्नल दिखा ही नहीं पाएगा। तो जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का एक लगभग 100 टूथ वेव फॉर्म देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक बीम हॉरिजॉन्टल ऐसे बार बार बीम आपको एक्स एक्सिस में दिखेगी, एक्स एक्सिस में दिखेगी। जब तक अगर आपने वाई एक्सिस में कुछ नहीं लगाया तो आपको एक्स एक्सिस में केवल एक लाइन दिखेगी, लाइन बीम। ये किसके कारण है? ये हमने जो वोल्टेज कनेक्ट किया है, स्वीप सिग्नल कनेक्ट किया है, यहाँ पे स्वीप सिग्नल कनेक्ट किया है, उसके कारण है। स्वीप मतलब जो हमें रेफरेंस देगा। और दूसरी ये है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में क्या है? वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में हमने कनेक्ट किया है वोल्टेज। वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में हमने कनेक्ट किया है वोल्टेज कनेक्ट किया है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में। जो भी हमारा सिग्नल है जिसको हमें स्क्रीन पे देखना है वो हमने वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में कनेक्ट किया है। अब ये स्वीप सिग्नल हमारा एक बीम लाइन दिखा रहा था, इसमें अगर हम वर्टिकल प्लेट में कनेक्ट कर देंगे वोल्टेज, तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो स्वीप कर रहे थे, जो एक इधर से उधर जा रहे थे, झाड़ू लगाना बच्चे से स्वीप करना ऐसे, तो वो अब वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट के इन्फ्लुएंस में जो वोल्टेज हमने दिया है वो डिफ्लेक्ट होंगे और यही डिफ्लेक्शन हमें स्क्रीन पे एक शेप के रूप में मिल जाएगा। यही डिफ्लेक्शन हमें स्क्रीन पे एक शेप के रूप में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। और अंत में ये हमारी फास्फर स्क्रीन है, फास्फर स्क्रीन। अंत में हमारी ये फास्फर स्क्रीन है। अब एक एक करके हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लेंगे। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन गन ऑसिलोस्कोप का मुख्य भाग है। इलेक्ट्रॉन गन द्वारा इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम बनाई जाती है, जो कि आपको बताया गया है। जब यह बीम पर्दे पर टकराती है तो उस पर चमक उत्पन्न होती है। बीम को स्क्रीन तक पहुंचने के लिए गन में प्री एक्सेलरेटिंग एनोड और फोकसिंग एनोड और अंत में एक्सेलरेटिंग एनोड लगी होती है। तो बच्चों, जो यहाँ तक का आपका कंपोनेंट लगे हैं, ये बेसिकली हमें एक इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करने के काम में आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करने के काम में आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करने के काम में आ रहे हैं। और इसके बाद वाले जो कंपोनेंट हैं वो हमें सिग्नल प्रॉपर हमारे स्क्रीन में कैसा दिखेगा उसको दिखाने के काम में आ रहे हैं, वो कंट्रोल करने के काम में। लास्ट में हमारी आती है स्क्रीन।
ठीक है बच्चों। एक्सीलरेटिंग एनोड का कार्य इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करना होता है ताकि उनको स्क्रीन पर डायरेक्ट किया जा सके। फोकसिंग एवं एक्सीलरेटिंग एनोड इलेक्ट्रॉन बीम को फैलने से रोकता है, जैसे देखते हैं ब्लर आपको दिखता है, धुंधला दिखने से रोकता है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स को अधिक गति देते हैं और कैथोड रे ट्यूब में स्क्रीन पर बीम का तीक्ष्ण बिंदु पर केंद्रित करते हैं, एकदम शार्प बिंदु पर एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम को। कौन कौन से कंपोनेंट? हमारा फोकसिंग एनोड, एक्सेलरेटिंग एनोड और प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। विक्षेपक प्लेट्स, हमारी जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, यदि कोई बाहरी प्रभाव नहीं होगा तो बीम स्क्रीन पर केवल कोने से टकराएगी। सीआरटी में विक्षेपित प्लेट के दो जोड़े होते हैं, एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल दिशा में, एक मतलब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है बच्चों, एक वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है। बीम को स्विंग करने तथा स्क्रीन पर स्पॉट को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए विक्षेपक डिफ्लेक्टिंग प्लेट का प्रयोग किया जाता है। एक पेयर दूसरे पेयर से समकोण पर परपेंडिकुलर होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है, जैसे कि पहले आपको बता दिया गया था ड्रॉ करके, ताकि इलेक्ट्रॉन बीम फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर पहुंचने के लिए इन दोनों पेयर्स में से गुजर सके। इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन बीम का पथ परिवर्तित कर देता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको कोई भी ये डिफ्लेक्ट कर देता है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन, सीआरटी का स्क्रीन फ्लोरोसेंट पदार्थ जैसे कि जिंक ऑक्साइड, जिंक बेरिलियम सिलिकेट से लेपित होता है, जिनकी विशेषता यह है कि जब इन पर इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं तो इन पर चमक पैदा हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन की और लाइट एमिट करता है। ऊर्ध्वाधर निविष्ट वर्टिकल इनपुट सॉकेट, यह उस वोल्टेज को प्राप्त करता है जिसकी तरंग पर्दे पर प्रकट करनी है। वर्टिकल प्लेट में बच्चों हम कनेक्ट करते हैं वर्टिकल सिग्नल, वर्टिकल प्लेट में हम कनेक्ट करते हैं सिग्नल जो हमें चाहिए होता है। ऊर्ध्वाधर क्षीणकारी या सुगृहित वर्टिकल एक्सेलरेटर और सेंसिटिविटी सेलेक्टर, वर्टिकल ऑटोनेटर, यह सुग्रहता के लिए चुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यह सिग्नल दुर्बल है तो उच्च सुग्रहता बेसिकली ये एम्पलीफाई करने के काम आता है। और ऑटोन्यूएट मतलब कि सिग्नल को, अगर आपका जैसे कि सिग्नल बहुत वीक है, बहुत लो सिग्नल है, तो उसको एम्पलीफाई कर देगा। बेसिकली एक एम्पलीफायर है, वोल्टेज एम्पलीफायर। और अगर आपका सिग्नल बहुत हाई है, सिग्नल की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ये अटेन्यूएट कर देगा, उसको डैम्प कर देगा, कम कर देगा सिग्नल को, लेवल उसका वोल्टेज लेवल कम कर देगा, जो कि जितना कि हमें रिक्वायरमेंट है प्लेटों के अक्रॉस डिफ्लेक्शन के लिए सीआरटी में, उतना ही आवश्यकता अनुसार वो वोल्टेज को घटा देगा। ये है हमारा वर्टिकल अटेन्यूएटर और सेंसिटिविटी सेलेक्टर। ऊर्ध्वाधर प्रवर्धक, वर्टिकल एम्पलीफायर या ऊर्ध्वाधर निविष्ट में से दिए गए दुर्बल सिग्नल को एक अटेन्यूएटर है बच्चों और एक है एम्पलीफायर, दोनों अलग अलग हैं। अगर सिग्नल को बेसिकली जो ये हम आपको एक एक बता रहे हैं, ये आपको सीआरओ में अलग अलग पॉइंट भी, अलग अलग बटन्स और नॉब्स मिल जाएंगे। ये जो हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर है, सिग्नल को अगर एम्पलीफाई करना है तो एम्पलीफाई हो जाएगा, अटेन्यूएटर है तो अटेन्यूएट हो जाएगा। स्वीप जनरेटर, जैसा कि बच्चों बताया गया था, स्वीप जनरेटर क्या है? स्वीप जनरेटर एक सॉटूथ वेवफॉर्म है जो टाइम के साथ हम एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल प्लेट में देते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेट में हमने जनरेट कर दिया है स्वीप जनरेटर, और वो टाइम के साथ बीम को जो एक पॉइंट पे इकट्ठी थी, उस बीम को स्क्रीन पे ड्रॉ करता है। ठीक है बच्चों, तुल्यांकन सिंक्रोनाइजेशन, एक्सटर्नल सिग्नल के द्वारा हम
सिग्नल तरंग आकृति को पर्दे पर समकालित सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल इनपुट, यह स्पर्श जनित्र या किसी बाहरी सिग्नल को निविष्ट प्राप्त करता है। हॉरिजॉन्टल इनपुट है बच्चों, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है पावर सप्लाई। सीआरओ कई प्रकार की पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। ये हैं विभिन्न प्रकार की ट्यूब के फिलामेंट व प्रवर्धक प्रचालन के लिए न्यून वोल्टेज पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। वॉल एंड सीआरटी प्लेट परिपथ को प्रचालन करने के लिए उच्च वोल्टेज पर सप्लाई की आवश्यकता होती है। उपरोक्त दोनों सप्लाई एसी मेन से प्राप्त की जाती है। ठीक है बच्चों, बेसिकली इसमें जो हमारी लो वोल्टेज सप्लाई की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम अंदर एक SMPS टाइप का इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लो कंपन, जैसे एम्पलीफायर हो गया हमारा, अंदर ऑसिलेटर हो गया, इन सब के लिए लो वोल्टेज सप्लाई की जरूरत होती है। वो हम SMPS से कन्वर्ट कर लेते हैं और मेन जो हमारा एनर्जी सोर्स है वो हमारा है AC मेन से हम सप्लाई लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा CRO। नेक्स्ट क्लास में बच्चों आगे कंटिन्यू करेंगे।